हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग की। क्या होता है शेयरिंग? आपने अपने बचपन से ही अपनी फैमिली में सुना होगा कि हमें अपनी सभी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप ऐसा करते भी होंगे। सोचिए, अगर कोई सेकंड पर्सन आपके साथ अपनी चीज शेयर ना करे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह से डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग की जाती है। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग करने से उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है। सेकेंडली, पावर किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होती है। लेकिन ये पावर शेयरिंग होती क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में पावर शेयरिंग किस तरह से की जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में पावर की शेयरिंग 2 टाइप से की जाती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की। इसके लिए आपके स्कूल चलते हैं। मान लीजिए यह आपका स्कूल है। आपके इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपल को इस स्कूल को चलाने के लिए सभी पावर दे दी गई हैं, लेकिन वह अपनी पावर की शेयरिंग वाइस प्रिंसिपल के साथ करते हैं। वाइस प्रिंसिपल पावर की शेयरिंग हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर के साथ करते हैं। हेड मिस्ट्रेस पावर की शेयरिंग कोऑर्डिनेटर्स के साथ करते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स पावर की शेयरिंग टीचर्स के साथ करते हैं। तो इस तरह से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हाई टू लो लेवल की तरफ होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए आपके क्लास में चलते हैं। मान लीजिए यह आपका क्लास है और आप क्लास 10th ए के स्टूडेंट हैं। आपकी क्लास टीचर ने एक स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना दिया, उसी को ही डिसिप्लिन इंचार्ज बना दिया, उसी को ही रजिस्टर इंचार्ज बना दिया, और उसी को ही नोटबुक इंचार्ज बना दिया गया। आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आपकी टीचर एक स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बना देती है और दूसरे स्टूडेंट को डिसिप्लिन इंचार्ज बना देती है, तीसरे को रजिस्टर इंचार्ज बना देती है, और चौथे को नोटबुक कलेक्शन का काम दे देती है, अब आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी क्लास टीचर ने पावर को एक स्टूडेंट को ना देकर डिफरेंट स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पावर का फ्लो सेम लेवल पर हो रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th ए के हैं। तो इस तरह से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम लेवल पर होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, ऑर्गन्स में, लेवल्स में, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। और अगर आपको पावर शेयरिंग की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे, पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गन्स, लेवल्स, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आपकी बुक में 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। और इन कंट्रीज में पावर की शेयरिंग किस तरह से की गई
यह भी बताया गया है। चैप्टर के एंड में इंडिया में पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग किस तरह से की जाती है यह बताया गया है। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। व्हाट इज एथनिक कॉम्पोजिशन? An ethnic composition or ethnicity is a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history, or society. They often share similar rituals, religion, and dressing style. मतलब एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं और इन सिमिलैरिटीज का बेस कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और सोसाइटी हो सकता है। सेम सिमिलैरिटी में रहने वाले ग्रुप के लोग सेम रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, रिलीजन और ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। अब देखते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप की स्मॉल कंट्री है। एरिया वाइज यह कंट्री इंडिया के हरियाणा के बराबर है और पॉपुलेशन वाइज यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जबकि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं। जो ब्लू कलर में रीजन आपको दिखाई दे रहा है वह फ्लेमिश रीजन है और जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वह वलोनिया रीजन है। सेंटर में आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, यह यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन लैंग्वेज के बेस पर है। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर पीपल रहते हैं। बेल्जियम में 59% पीपल डच बोलते हैं, 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 1% पीपल जर्मन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में। ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच स्पीकर हैं, जबकि 20% पीपल डच स्पीकर हैं। और अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में जैसा कि मैंने बताया 59% डच स्पीकर हैं और 40% फ्रेंच स्पीकर हैं। ओवरऑल बेल्जियम में मेजोरिटी डच स्पीकर्स की है और माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स की है, जबकि ब्रुसेल्स में मेजोरिटी 80% फ्रेंच स्पीकर्स की है और माइनॉरिटी में डच स्पीकर्स हैं। तो ये था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें ओवरऑल कंट्री में मेजोरिटी में डच स्पीकर हैं और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकर हैं और 1% जर्मन है, जबकि ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में फ्रेंच स्पीकर हैं और माइनॉरिटी में डच स्पीकर्स हैं। 1950 to 60 में बेल्जियम में एथनिक टेंशन क्रिएट हो गई और इस टेंशन के होने का रीजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये माइनॉरिटी में होने के बाद भी रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे डच स्पीकर्स थे। डच स्पीकर्स को इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले और यही टेंशन का मेन रीजन था। अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल की, तो ये प्रॉब्लम वहां और ज्यादा एक्यूट थी। यहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकर थे जो रिच और पावरफुल थे और माइनॉरिटी में डच स्पीकर जो पुअर और इलिटरेट।
बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट किए और अपनी सभी कम्युनिटीज को अकोमोडेट करने की कोशिश की। इन अमेंडमेंट्स में सबसे पहले उन्होंने बेल्जियम के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और इस गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटीज के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए, जबकि कंट्री में 10 स्पीकर मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकर के साथ पावर की शेयरिंग की। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर की शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी की। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में डिसीजन ले सकती थी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में भी दोनों ही कम्युनिटीज के नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए। यहां पर फ्रेंच स्पीकर की मेजॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने भी डच स्पीकर जो माइनॉरिटी में थे उनके साथ पावर शेयर की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स ने फ्रेंच स्पीकर के साथ इक्वल पावर शेयर की थी। इसके अलावा यहां पर एक और गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट सभी कम्युनिटी के पीपल्स को बिलोंग करती थी। डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल अपनी लैंग्वेज, अपनी एजुकेशन, अपने कल्चर से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते थे। उनको प्रमोट करने के लिए लॉज बना गया। देखने में बेल्जियम का ये मॉडल कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और यह इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जो हमारे इंडिया के सदर्न कोस्ट तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। यहाँ पर रिलीजियस और लैंग्वेज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ के मोस्टली पीपल बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म को मानने वाले लोग भी देखे जाते हैं। तो अब हम श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। आपके सामने श्रीलंका का मैप है। इसमें आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। येलो कलर सिन्हेला स्पीकर्स का है, जो 74% है। इस मैप में आपको ऑरेंज कलर भी दिखाई दे रहा है, जो मैप के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में है। यह तमिल ग्रुप को शो करता है। तमिल्स के यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। यहाँ पर तमिल्स 18% हैं, जिसमें से श्रीलंकन तमिल 13% है और 5% इंडियन तमिल है। यहाँ पर 7% क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं, जो सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर 1% मुस्लिम है, जो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। इस तरह से श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, 5% इंडियन तमिल्स हैं, 7% क्रिश्चियंस हैं और 1% मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर सिन्हेला स्पीकर्स की मेजॉरिटी है। इसमें इंडियन तमिल्स का जो ग्रुप है वो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से श्रीलंका एज ए वर्कर गया था। इनके नेटिव्स इंडिया के ही थे।
अब श्रीलंका में सिन्हेला स्पीकर मेजॉरिटी में है और तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। इसी वजह से यहाँ पर सिन्हेला सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग सिन्हेला यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। सेकेंडली, यहाँ पर सिन्हेला स्पीकर्स को गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाने लगी। थर्ड, यहाँ पर बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए सिन्हेला स्पीकर्स के फेवर में डिसीजन लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर तमिल कम्युनिटी में एलाइनेशन की फीलिंग क्रिएट हो गई। वे अपने आप को आइसोलेटेड या डिस्क्रिमिनेटेड समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन उनके अगेंस्ट है। उन्हें लगा कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज उनकी नीड्स को कंसिडर नहीं करती। इस वजह से तमिल्स ने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से डिमांड्स की। इनकी सबसे फर्स्ट डिमांड थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए और उनको भी पॉलिटिकल पावर शेयर की जाए। गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और उनकी लास्ट डिमांड थी कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, जहां पर उनकी मेजॉरिटी है, वहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल इलाम बना दिया जाए और उसका कंट्रोल तमिल्स के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया, जिस वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और इसका इफेक्ट वहां की सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी पर पड़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट, हमने देखा कि अगर कोई कंट्री अपनी पॉलिटिकल पावर की प्रॉपर शेयरिंग नहीं करती है तो वहां के कंट्री में सिविल वॉर हो सकती है और जिसका एंड उस कंट्री का डिवीजन होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजंस, प्रूडेंशियल एंड moral reasons. What is prudential reason of power sharing? क्या होता है पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन? प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है सोच समझकर लिए गए डिसीजंस। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप टू ब्रदर और सिस्टर हैं। आपके पेरेंट्स आपके सिस्टर को मोबाइल यूज करने की परमिशन देते हैं, लेकिन आपको नहीं देते। इसकी वजह से आपके मन में टेंशन होगी और फिर ये टेंशन कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएगी और घर का एटमॉस्फेयर खराब होगा। इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे घर के सभी रिसोर्सेस आप दोनों में इक्वल शेयर हो। तो इस तरीके के सोच समझकर लिए गए डिसीजंस को पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। अब इसी टॉपिक को श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में पावर शेयर करने के लिए अपनी सोशल डाइवर्सिटीज को समझा और उन्होंने डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स
कम्युनिटी में पावर को इक्वली शेयर किया, जिसका रिजल्ट था कि आज बेल्जियम एक पीसफुल कंट्री है। अगर हम श्रीलंका के केस स्टडी को देखते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी और वहां पर सिन्हेला स्पीकर्स जो मेजॉरिटी में थे उनका फेवर लिया और तमिल स्पीकर्स जिसकी वजह से इग्नोर हो गए और उनके मन में अलाइनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग क्रिएट हुई, जिसने बाद में सिविल वॉर का रूप ले लिया और वह श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे। और इस तरह हमने देखा कि अगर पावर की शेयरिंग में प्रूडेंशियल रीजंस को ध्यान में ना रखा जाए तो उस कंट्री की इंटीग्रिटी भी खतरे में पड़ सकती है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इस रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट के रूलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का चांस मिला। पावर शेयरिंग का सेकंड रीजन मॉरल रीजन होता है। डेमोक्रेसी में पावर की शेयरिंग करते समय मॉरल वैल्यूज को भी एम्फेसाइज किया जाता है। मॉरल वैल्यूज मीन्स इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। डेमोक्रेसी में इन सब मॉरल वैल्यूज को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को वोटिंग राइट देकर पॉलिटिकल इक्वलिटी लाई जाती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराकर एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंडिया में गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को गवर्नमेंट के सभी प्रोसेस को जानने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा लॉ बनाया है। मॉरल रीजन का एक और एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। इट मीन्स सेंट्रल और स्टेट से पावर की शेयरिंग लोकल गवर्नमेंट को होती है। अब तक हमने प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन का मीनिंग समझा। अब हम इसके डिफरेंसेस को समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग करते समय इस बात पर स्ट्रेस देता है कि इसका आउटकम अच्छा आए, जबकि मॉरल रीजन इस बात पर स्ट्रेस देता है कि पावर शेयरिंग करते समय मॉरल वैल्यूज का भी यूज किया जाए। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की 4 फॉर्म्स यूज की जाती हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, power sharing among government at different levels. Third, power sharing among different social groups. Fourth, power sharing among political parties, pressure groups and movements. अब हम पावर शेयरिंग की फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सिविल ऑफिसर्स आते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। इसमें लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है, एग्जीक्यूटिव बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट कराने का काम करता है, जुडिशरी
इम्प्लीमेंटेड लॉस को फॉलो कराने का काम करता है। गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन्स सेम लेवल पर होकर अपनी पावर को यूज करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होने की वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर को चेक और बैलेंस भी करते रहते हैं। जैसे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट करते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं अगर वो पब्लिक के फेवर में नहीं होते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को फिर से कंसिडर करने के लिए फोर्स करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर को चेक और बैलेंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका एक नाम चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग की सेकंड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयरिंग की इस फॉर्म में पावर की शेयरिंग हायर लेवल टू लोअर लेवल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। क्योंकि इस फॉर्म में पावर का फ्लो वर्टिकली होता है, इस वजह से इस फॉर्म को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इस फॉर्म का एक नाम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों गवर्नमेंट की पावर रिटर्न में है। पावर शेयरिंग की थर्ड फॉर्म होती है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप मीन्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, वीकर सेक्शंस, वुमेन ग्रुप्स। कुछ कंट्रीज में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप के बेस पर पावर शेयर की गई है। इसका एग्जाम्पल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके द्वारा बेल्जियम में डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर और जर्मन स्पीकर को पावर शेयर की गई। हमारे इंडिया में सोशली वीकर सेक्शन और वुमेन्स को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रावधान है। इस तरह से पावर शेयर करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर का एक फेयर शेयर दिया जाता है। पावर शेयरिंग की फोर्थ फॉर्म होती है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी एटसेट्रा। इंडिया में ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर का किसी एक पार्टी के हाथ में जाने से रोकने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है या बहुमत मिलता है वह पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है तो वह पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनाती हैं और इस तरह से कोalition गवर्नमेंट बनती है। कोalition गवर्नमेंट में पावर की शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में एक साथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की। प्रेशर ग्रुप्स लाइक वर्कर यूनियन, ट्रेड यूनियंस, टीचर्स यूनियन, लॉयर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशंस, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। अपने
पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा कराने के लिए यह प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने फेवर में कराते हैं। इसी तरह से मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, लिक्वर मूवमेंट, इन मूवमेंट्स में लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स की कुछ डिमांड्स होती हैं। अपनी इन डिमांड्स को पूरा कराने के लिए यह प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपने फेवर में कराते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली पावर की शेयरिंग इन ग्रुप्स में भी होती है। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में पावर की शेयरिंग करके हम किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस को अवॉइड कर सकते हैं, सिविल वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, कंट्री के डिसइंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं और कंट्री की यूनिटी को बना सकते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, तो बने रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म में। थैंक यू।